अंशिका तुम्हारा ठीक है, मैं अभी तुरंत अभी इसी क्लास में देखता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है क्या करना है, आगे का अभी डायरेक्शन हम देते हैं, ठीक है। ओके अब सर। अभी मुझे बताओ, ये निशा जायसवाल, आपका क्या हाल है, आपने क्या क्या किया? निशा क्या? जायसवाल, मेरी आवाज आ रही क्या निशा? जी सर। देखो मेरी बात सुनो, जिससे मैं बात करूंगा केवल वही मुझे बोलेगा, ठीक, बाकी सब लोग अपने को म्यूट रखेंगे, बाकी सब लोग म्यूट रखो, ठीक है। तो निशा जायसवाल, आप बताइए, आपने क्या पूछा था, क्या कहाँ तक क्या हुआ काम? सर ये बता दीजिए मुझे, जो टॉपिक था उसी टॉपिक पे करना है ना? क्या टॉपिक, क्या? जो टॉपिक पहले था। अभी टॉपिक, क्या टॉपिक था? अभी टॉपिक पे होगी, डेटा कलेक्ट करे हो? सर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? एग्जाम कब है बेटा इसका, क्या सबमिट कब करना है? चलो अब मत बोलो कुछ भी, है ना। चलो, तो क्यों नहीं हुआ ये बताओ, अच्छा क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर मुझे ये नहीं पता था कि क्या कहते टॉपिक कौन सा है, पहले वाला है कि मतलब कोई नया है। कैसे पता चलता है? इसके लिए क्या करना होता है? निशा, जी सर। कैसे पता चलता है ये? सर कॉलेज जाना पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा? अब तो एग्जाम आ गया। जी सर। क्या, क्यों नहीं आए थे कॉलेज? तबीयत नहीं ठीक थी, क्या था? हाँ सर, थोड़ी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी। अच्छा, और कोई कारण था? और घर में भी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पाए थे। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं कर। बाकी बताओ मुझे, इनका अनूप तुम्हारा कितना हुआ? सर डेटा कलेक्ट हो गया बस। इसके आगे सर एक्सेल पे भी करना है जो फीडिंग। अच्छा, डेटा फीड करना है तुम्हें? जी सर। तो अभी क्यों नहीं करे फीड? एग्जाम कब है तुम्हारा? इसका आया एग्जाम का, साइकोलॉजी एग्जाम सर कब है? एग्जाम सर 26 को है और एक 2 को है सर। नहीं सर, 29 को है। सर 29 को है। अच्छा, तो चाहे जब हो, लेकिन कुल मिला करके देखना होगा ना ये कैसे होगा काम, बताओ। हम्म। तो अनूप तुम्हारा डेटा फीड करना है, ठीक है, तो फीड करो जल्दी जल्दी। ओके सर। ठीक है, अनूप हो गए है ना, और निशा जायसवाल का तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। अब इनका टॉपिक ही नहीं पता, मतलब टॉपिक ही नहीं क्लियर। बाकी प्रिया, तुम्हारा, तुमने डेटा पिछली बार भेजा था ना, तुम्हारा ही तो डेटा है ना। यस सर। इंट्रोडक्शन वगैरह लिखे अभी कुछ? हाँ सर, इंट्रोडक्शन लिख लिया है, एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, और लिटरेचर रिव्यू सर थोड़ा ही लिखा है अभी। नहीं नहीं, ठीक है, तो ठीक है, लिटरेचर भी थोड़ा सा हो जाएगा, डेटा कलेक्शन में बस तुम लोगों को वो डेटा कलेक्ट कर ही चुके हो। एक्सेल में फीड हो गया था पिछली बार हम लोग क्लास में, डेटा प्रोसेस भी कर चुके थे, आप तो बस केवल कोरिलेशन निकालना और टेबल बनाना दिखाना है ना, कैसे टेबल बनेंगे, तो यस ये तो सर। हो जाएगा अभी। उसके बाद फिर थोड़ा सा और सिखा देंगे, हो जाएगा आज। तो तुम्हारा भी लगभग डन है ना। और इनका क्या नाम है, आयुषी का भी जो है बता रही कि लिख चुके हैं सर, हमने डेटा भेज दिया, तो अभी उसका भी कोरिलेशन निकाल देंगे, टेबल वगैरह बता देंगे, तो उसका भी हो जाएगा। सीमा तुम्हारा, सीमा आवाज आ रही मेरी? ये सर आ रही है। क्या तुम्हारा कितना क्या हुआ है, कितना बचा है? सर डेटा फीड हो गया, अब्स्ट्रैक्ट लिख गया और इंट्रोडक्शन हो गया है। डेटा फीड हो गया, भेजे क्या मुझे? सीमा सर मुझे नहीं, नहीं भेज किया क्या? डेटा नहीं भेजे। हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर डेटा भेजे नहीं है, लेकिन उसमें फीड हो गया है।
चलो ठीक। एक्सेल में। तो कॉलेज वगैरह आए थे इधर बीच, अलाउ कर रहे हैं आना? हम्म। सर कॉलेज नहीं आए। यस सर, अलाउ है एग्जाम आना। आज क्यों नहीं आए 3 बजे? सर मेरी तबीयत नहीं सही थी आज। बाकी प्रिया सब क्यों नहीं आए? अनूप, निशा, सीमा, सब लोग बताओ। सर मैं स्कूल में थी तो सर मैसेज 2:30 बजे देखा तब सर आना पॉसिबल नहीं हो पाया, सॉरी सर। चलो अनूप, तुम्हारा, तुम तो पास में रहते हो। सर 3:30 बजे देखा था मैसेज, इस वजह से चलो लेट हो ठीक। गया था। ठीक। अभी अभी जो है डेली आओ कॉलेज, ठीक है? डेली ओके आके सर। बैठो कॉलेज में, है ना? डेली आओ, डेली डेली काम करो, आके 2 घंटे रहो कॉलेज में, ठीक सर है? किस टाइम पे आना है? लगभग 12 बजे से 2 बजे तक करो काम, ठीक है? ओके 12 सर। से 2 बजे तक काम करो आगे, ठीक? मतलब यही ठीक है टाइम सर। अपना बना लो। और जरूरी नहीं कि हाँ, कॉलेज आने का मतलब जरूरी नहीं कि मुझसे मिलना है, मैं आके तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। कॉलेज आ जाओ, अपना लैब नंबर 3 में बैठो जा करके, ठीक है? अपना काम करो और एक दूसरे की हेल्प करो, टेबल वगैरह बनाने में हेल्प करो। और जो पूछना है मुझे आप पूछ लो, है ना? तो जब भी मैं रहता हूँ मैं आके बता दूंगा। एग्जाम चल रहे हैं इस समय, तो उसमें टाइम निकाल के मैं भी आ जाऊंगा। तो 12 से 2 रखो, लगभग इसी बीच में रहो कॉलेज में, ठीक? 2 बजे आओगे तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि नया एग्जाम की शिफ्ट चलती है। तो टाइम देख लेना कितने में तुम्हें आना है, क्या करना है। मुझे मैसेज पे, उस पे, अपना ग्रुप पे भी डाल सकते हो आपस में कि भाई जब आ रहे हो तो आपस में सब कलेक्टिवली आओ, एक साथ आओ सारे लोग, आपस में काम करो। कोई ऐसे आना नहीं है कि अकेले आके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं उसका। बाकी बच्चे आके काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही आके काम करो, ठीक है? अब इसका निशा जायसवाल का हेल्प करो। निशा जायसवाल का टॉपिक वॉपिक तुम ही लोग फाइनल कराओ, है ना? क्योंकि सब स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं चाहिए। तो आप अनूप हो गए, ये प्रिया हो गई, सीमा, है ना, ये आयुषी, ये सब आए और अपना हेल्प करें निशा की, अगर हेल्प करनी हो तो, ठीक है? मैं तो बिजी चल रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग करो आपस में हेल्प एक दूसरे की, है ना? और जो चीज़ पूछना है पूछ सकते हो। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पिछली क्लास में, वेट 1 सेकेंड, इसको इधर कर दिया मैंने। तो हमारे पास हम लोग सभी लोग म्यूट कर लो सबसे पहले। और जब कुछ पूछूंगा तो, जैसे अभी कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो लाइक का ऐसे निशान बना लोगे, ठीक है? इस पे होता है गूगल मीट पे, नीचे लाइक का होता है सिंबल, उस पे आके इस तरह से हम लोग हाँ ऐसे ही टाइप का, तो हम लोग ऐसे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है? जब कुछ पूछे तब अनम्यूट करोगे, ठीक? तो मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। सभी लोग ध्यान से देखो इसे, है ना, कैसे क्या क्या करना है। दिख रहा है? ठीक। तो हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है? पिछली बार हम लोगों ने काफी सारा काम कर लिया था। ये रहा प्रिया का डेटा, है ना? तो इसमें हम लोगों ने आईडी वगैरह ये सब बना ली थी, एज, जेंडर, रेसिडेंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइक एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है ना? ये सारा डेमोग्राफिक हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है? एज से लेकर यहाँ तक। ये लोअर क्लास, लाइक सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, अपर क्लास हो गया, इस तरीके से हमारे पास है। इंटरमीडिएट है या यूजी के हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल थी। और उसके बाद फिर हमारे पास ये था डबल एएस। डबल एएस का मतलब क्या था, बताओ मुझे। सर एकेडमिक एंजाइटी स्केल। ठीक है, एकेडमिक एंजाइटी, है ना? एंजाइटी कितना फील करता है, आगे बताओ क्या है ये, सब बताते चले जाओ, रुक जाओ, ये ओपन कर देता हूँ। डबल एस हो गया आपका एकेडमिक एंजाइटी, ठीक है? और ये क्या हो गया? एकेडमिक एंजाइटी के अंदर में देखो हमारे पास क्या क्या डायमेंशन थी। ओवर थिंकिंग थी, है ना? इसके कुछ आइटम्स है हमारे पास। इमोशनल अफेक्टिव, ये था इमोशनल या अफेक्टिव एंजाइटी, ठीक? और प्रोकास्टिनेशन था, फियर ऑफ जजमेंट, और फिजिकल सिम्टम्स लाइक, ये हो गया। एक ही आइटम इसमें था, और कोपिंग डिफिकल्टी था। तो हमारे पास ये डबल ई एस का और कुछ था इसके अलावा? आर ई एस क्या है ये? सर रोजबर्ग सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम बोलो ना, रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल, है ना? सेल्फ स्टीम हो गया ओके आपका। सर।
एंजाइटी, सेल्फ स्टीम, ठीक है। और ये वर्क लाइक रूटरिक वर्क एंगेजमेंट स्केल, ये स्टूडेंट्स पे था ना हम लोगों का डेटा, यस सर। ठीक है। और ये बाद में हम लोगों ने सम कर लिया था डायमेंशन वाइज, ओवर थिंकिंग कुछ निगेटिव आइटम रहे होंगे अगर, तो उसको हम लोगों ने रिवर्स किया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यस जो हम सर। लोगों ने सम कर लिया था ओवर थिंकिंग, ये पहली डायमेंशन हो गई एकेडमिक एंजाइटी स्केल की, ठीक है। ये अफेक्शन वाली लाइक अफेक्टिव एंजाइटी हो गई, प्रोक्रास्टिनेशन, फियर ऑफ जजमेंट, फिजिकल सिम्टम्स, कोपिंग डिफिकल्टी, ये सभी हमारे जो है डायमेंशन हो गई पहली स्केल के एकेडमिक एंजाइटी के। और फिर उसके बाद ये टोटल हो गया, टोटल एकेडमिक एंजाइटी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निकाला था लाइक विगर, डेडिकेशन, एब्जॉर्प्शन, और इसका टोटल, ठीक है। आपका लाइक स्टडी वर्क एंगेजमेंट है ना, ये वाली स्केल हो गई हमारी। और फिर RSES टोटल है ना, SES का था सेल्फ स्टीम, है ना। इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, क्यों? यस सर, इसकी डायमेंशन नहीं थी सर। ठीक है। तो हम लोगों को बस आज सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिप्टिव निकालना है। और डिस्क्रिप्टिव निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइक सिंपल सा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये SPSS हमारे पास है वर्जन 25। SPSS इंस्टॉल कर लिए थे आप लोग? SPSS अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिए थे बच्चों? ठीक है, सीमा ने इंस्टॉल कर लिया था। और भी तो स्टूडेंट थे, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या करें, इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्या हो। अनूप ने भी कर लिया, चलो वेरी गुड अनूप, अनूप अच्छे हैं। सर किया था लेकिन मतलब मिला नहीं, दोबारा ढूंढ रहे थे उसको, चलो ऑन आप नहीं हुआ था, कॉलेज में ओपन आके नहीं हुआ। पूछो, है ना। ये चीजें जैसे कॉलेज में आना तो हमको जो है बता देना। जब भी 2 घंटे के लिए वो जब भी आना तो आप सभी लोग आया करो, ठीक है, एक साथ आपस में कम्युनिकेट करके, ठीक है। ऐसे मत क्या करो कि अकेले अकेले आ रहे हो, अकेले अकेले में फिर नहीं मिलने वाला। अब एग्जाम चल रहा, आप डांटे भी जाओगे, भगा दिए जाओगे, है ना। तो इसलिए आपस में तय करके आओ, एक साथ आओ। और आते हो तो कॉलेज पे वहाँ पूछते हैं वो लोग, तो बता देना कि आलोक सर ने बुलाया था। और अगर वो रोकते हैं तो रुक जाना, कहना ठीक है, मान लो बोलते हैं 10 मिनट बाद आओ, 15 मिनट बाद, उस समय रुक जाना। और मुझे इन्फॉर्म कर देना कि हम लोग आ गए सर और ऐसा ऐसा है। एक साथ आओगे तब मैं आगे सबकी प्रॉब्लम, आप आ गए आधे घंटे 1 घंटे आपको टाइम दे दिया, आपका काम हो गया, ठीक। ऐसे अलग अलग करके आओगे फिर दिक्कत आती है, तो मुझे भी इन्फॉर्म करके आओ, है ना। तो अब जैसे एसपीएस इंस्टॉल करे, नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा, तो कैसे मिलेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सीमा तुम्हारा वर्क कर रहा है प्रॉपर? सीमा, सर इसमें ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसमें डेटा सिर्फ 40 फीड होने का ऑप्शन है, उससे ज्यादा नहीं उसमें है ट्रायल ट्रायल ऑप्शन। वर्जन है, ठीक है। चलो देखोगे तो वो भी सही कर दूंगा। वैसे मैंने सारे स्टेप उसमें लिख रखे थे, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, जो उस दिन PDF मैंने भेजी थी और व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखी होगी। तो अगर सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। चलो ठीक है, वो भी देखते हैं। लेकर आओ लैपटॉप, तो उसको भी सही कर देंगे अनूप का। प्रिया तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे में हुआ? सर वो इतने टाइम चल नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है सर। चलो तुम भी दिखा लो आके। और तुम्हारा क्या हुआ इनका, आयुषी का? आयुषी आपका? आयुषी, अरे आयुषी बोल रहा हूँ, सर इनका अंशिका। हंसिका, हाँ हंसिका तुम्हारा? हंसिका, सर हाँ तो तुम्हारा कैसा चल रहा है कि नहीं SPSS? नो सर। क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है? सर नहीं चल रहा था। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही भाई, उसमें इंस्टॉल तो किए होगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? हेलो, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग, अनम्यूट करके बस कुछ बोलते भी हो, बस ऐसे सीधे म्यूट कर ले रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे हो। यस सर, सर आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा तो बताओ क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम बता रहा है? सर मैंने अनइंस्टॉल किया था लेकिन वो चल नहीं रहा था उसमें, मतलब सर। और जब गूगल मीट पे ज्वाइन करा करो तो अपना नाम लिख के आया करो, ठीक है सब लोग।
ऐसे करके गेमिंग अजीत करके आते हो ना, तो भाई भाई का लैपटॉप होगा, आप अपना यूजर आईडी बना लो, अपना ईमेल एड्रेस को लॉग इन कर लो उसमें, ठीक है। तो अपने नाम से आना चाहिए, ऐसे करके गेमिंग अजीत मौर्य करके आता है बार बार, है ना, तो समझ नहीं आता फिर क्या ही। तो अभी तक चलो ठीक है, सबका एनी हाउ है ना, सबका काम फिलहाल ट्रैक पे है। अगर एनालिसिस हो जाएगी तो आप लोग आगे कर लोगे, तो एक दो दिन का काम है। लेकिन अभी इनका निशा का काफी, अभी इसको टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप लोग हेल्प करो इसकी, बताओ अगर के क्या है। अब मैं सब नहीं बताऊंगा, है ना, बता बता के थक गया हूँ। तो निशा की आप लोग हेल्प करो, अगर आप लोग करना चाहते हो तो, नहीं तो इनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो आपस में आप लोग तय कर लो क्या करना है इनके साथ, ठीक। और निशा तुम्हारी जो है, आए नहीं हो तो आपस में बात करो अपने फ्रेंड से, क्या क्या कराया गया, अगर कोई बताना चाहे तो बताए, नहीं तो फिर अपना देखो जैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा डेटा था, तो हम लोग इसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। अब जिनके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया है, लाइक चलो ट्रायल वर्जन भी है तो 40 पे ही हो रहा है, तो फिर 40 पे ट्राई करेंगे। आज की क्लास शायद रिकॉर्ड हो रही है, मैंने करने की कोशिश करी है, अगर रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी, आप अपना रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक चीजें तो मैंने बता ही दी थी पिछले क्लासेस में, आज हम लोग आगे का करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन फर्दर कभी मैं क्लास करूंगा तो उसमें आप लोगों को ज्वाइन करा लूंगा। तो ये हमारे पास एक इंटरफेस है एसपीएसएस का। और ये जो लाइक ये आपका डेटा व्यू वाला पार्ट है, इसमें दो विंडोज होती हैं, इसे बोलते हैं डेटा व्यू। और यहाँ बगल में देखो, बॉटम राइट साइड में मैंने क्लिक कर दिया वेरिएबल व्यू। इसमें कौन कौन से वेरिएबल, उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है, लाइक आईडी है, एज है, जेंडर, रेसिडेंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ फैमिली, है ना। तो ये एस स्टैट लाइक सोशल स्टेटस होगा, और फिर एकेडमिक एंजाइटी स्केल के सारे आइटम हो गए। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि पूरा एक ही इसमें व्यू में सब कुछ दिख जाता है, ठीक है, ये पूरा कि कितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास ये विंडो है, ये डेटा व्यू वाली होती है, इसमें हमारा पूरा डेटा दिख जाएगा, एक्चुअल में हमने क्या फीड किया था। और इसमें यहाँ पर जब आप अपर साइड में देखोगे स्क्रीन के, तो ए और 1 करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जो है चेंज कर सकते हो कि टेक्स्ट टू जो है चेंज कर सकते हो नंबर के फॉर्म में। तो हम लोग लेबल वगैरह देते हैं इसमें, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे देखो वैल्यूज देते हैं, तो वैल्यूज में क्या है कि 1 2 3 की बजाय जो आप वैल्यू दिए हो वो दिखाएगा टेक्स्ट के फॉर्म में, और यहाँ जब क्लिक करोगे तो नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कई बार देख सकते हैं। आईडी कोई मतलब नहीं है, एक तरह से 1 2 3 4 एक काउंटिंग है, काउंटिंग का भी काम हो जाता है, प्लस जो है बाकी आप लोग आईडी कई तरीके से दे सकते हो। तो आओ हम लोग देखते हैं फिर अभी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जब कोई डेटा हमारे पास होता है और हमें बस काउंट करना है ना, जो हमें उन्हें गिनना होता है कि वो कितने सारे हैं, या फिर हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए कि उनके मीन कितना है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उनमें वेरिएंस कितना है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक प्रोसेस होता है, ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है। अगर वेरिएबल्स की हम लोग बात करें, तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम लाइक मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक में पर्टिकुलरली डिवाइड कर देते हैं। मैट्रिक का मतलब होता है जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें स्केल के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे आपका हाइट है ना, तो हाइट आपको आप मेजर कर सकते हो, दशमलव में भी मेजर कर सकते हो। और कॉन्टिन्यूअस दो हाइट के पॉइंट अगर कोई भी ले लें, तो उनके बीच में अनंत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 5 और 6 के बीच में कितने डॉट्स हो सकते हैं, कितने मेजरमेंट्स हो सकते हैं, तो आप कहोगे इन्फिनिट सर, है ना। अगर दशमलव में हम इसको मेजर कर सकते हैं और अनंत चीजें इसके बीच में आ सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें नॉन मेट्रिक की, तो नॉन मेट्रिक वेरिएबल्स डिसकंटिन्यूअस टाइप के होते हैं और उन्हें हम काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए घर में कितने लोग हैं आपके, तो कभी भी आप ऐसे नहीं गिनोगे गिनोगे कि मेरे घर में 3.5 लोग हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बताते हो, आप ये नहीं बोलोगे 5.5 लोग हैं, आप बताते हो हमारे यहाँ 6 लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा हैं, उनको आपने एक एक गिन लिया, खुद को एक गिन लिया, और एक छोटा बच्चा है, आपका भाई है, छोटा बच्चा है, तो उसको आधा नहीं गिनते हो, आप उससे भी पूरा पूरा गिनते हो। तो इसमें क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में इन अनंत नहीं पॉइंट्स होते हैं, है ना, एक के बाद दूसरा ही आएगा और परफेक्ट तरीके से आएगा। तो इन्हें हम लोग जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल या नॉन मैट्रिक वेरिएबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो बोलते हैं। जैसे जेंडर है, तो मेल या तो आप मेल हो गए या फीमेल हो गए, या अदर कोई कैटेगरी होगी तो अदर में चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि मैं मेल हूं तो कितना मेल हो, है ना, फीमेल हूं तो कितना फीमेल हो। तो ऐसे करके हम लोग बीच का कुछ नहीं ले सकते, इनका मीन भी नहीं निकाल सकते। मान लो हमने मेल को 1 कहा, फीमेल को 2 कहा, तो ये नहीं कि हम इनका मीन निकालने लगेंगे, एवरेज निकालने लगेंगे। भले हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं, बट उनका कोई मतलब नहीं होता, वो बस काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इसे नॉन मैट्रिक वेरिएबल्स इन्हें बोलते हैं, ये कैटेगरी के फॉर्म में होते हैं।
जैसे आपका जेंडर हो गया, तो जेंडर जो है ये मेल ये होगा या फीमेल होगा। रेसिडेंस आपका या तो रूरल होगा या अर्बन होगा या सेमी अर्बन होगा टाइप का हो सकता है। एजुकेशन भी आपका ऐसे ही होता है, ऑक्यूपेशन भी आपका ऐसे ही होता है ना। तो ये सारे हमारे जो है ये नॉन मैट्रिक टाइप के वेरिएबल्स हमारे हो गए। यहाँ पर देखो एज लिखा है। अब एज जो है आपका ये जो है ये मैट्रिक वेरिएबल है, आप एग्जैक्ट एज ले सकते हो, कोई 20 साल का होगा, कोई 21 साल का होगा, कोई 21.5 साल का होगा। भले आपने यहाँ पर डेटा नहीं लिया है, आपने डायरेक्ट ऐसे राउंड फिगर में लिया है, लेकिन ये मैट्रिक वेरिएबल है। एज का आप मीन निकाल सकते हो कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट थे उनका मीन क्या है। उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो कि वो जो मीन है उससे कितना वो डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई चीजें निकाल सकते हो, स्क्यूनेस निकाल सकते हो, कर्टोसिस निकाल सकते हो। हर चीज हम लोग नहीं निकालेंगे, बस हम लोग मीन निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, जो डेटा आपका जो है मैट्रिक फॉर्म में होगा। और जो नॉन मैट्रिक है तो उन्हें हमें क्या करना, परसेंटेज हम निकाल लेंगे और उनकी क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार आया है। चलो और करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालाइज पे गए। एनालाइज में देखो रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और बाकी सारे यहाँ पर मेनू में दिया है, बहुत सारा चीजें है ना। तो हमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालनी है। सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर डिस्क्रिप्टिव दिया है, एक्सप्लोर दिया है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, चाहे हम डिस्क्रिप्टिव पे जा सकते हैं। चलो फ्रीक्वेंसी पे जाके देखते हैं क्या दिखाता है। अब हमने एज ये जेंडर ले लिया। काउंटिंग हम लोग किसकी करते हैं, जेंडर कर सकते हैं, रेसिडेंस, एजुकेशन, यहाँ तक हम पूरा ले लेते हैं। टाइप ऑफ फैमिली और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ले सकते हैं। चलो फिर यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में स्टैटिस्टिक्स चार्ट ये सब लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स पे देखते हैं क्या क्या बताएगा। मेरा क्वार्टाइल बता दूं, क्या कट पॉइंट बता दूं, परसेंटाइल नहीं जरूरत है इसकी। मीन की जरूरत है नहीं, हमें नहीं जरूरत है, मीन हमें नहीं जानना है, क्योंकि जेंडर का मीन जाने क्या ही फायदा है ना। तो कुछ नहीं चेक करेंगे इधर, कंटिन्यू पे चले गए एंड जस्ट प्रेस ओके। हियर इट इज। आप पास देखो एक और विंडो करके आ गई, दिख रहा है सबको बच्चों? यस सर। ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा है वैलिड और मिसिंग। मिसिंग का मतलब है मान लो कोई डेटा आपके में फीड है, मतलब फीड होना चाहिए था लेकिन वहाँ कुछ नहीं लिखा गया। मान लीजिए हम लोग यहाँ से कोई एंट्री मिटाल देते हैं, जैसे 22 लिखा है, इसको मिटाल दूं तो ये मिसिंग में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम मिस कर रहे हैं इसको, ये नहीं है वहां पर, है ना ये। तो मिसिंग यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, 0 0 दिखा रहा है। अब बच्चों यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी टेबल लगी हुई है। फीमेल लिखा है, फीमेल के आगे लिखा है 53 फ्रीक्वेंसी और मेल के आगे लिखा 47। तो जाहिर सी बात है 100 टोटल हमने डेटा लिया तो 53 अगर फीमेल है तो 53% ही बन जाएगा, है ना। और मेल हमारे 47 तो 47, तो हमारे में क्या है कि 53 फीमेल्स हैं और 47 हमारे पास मेल्स हैं, इतने ही परसेंटेज हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। आगे वैलिड वैलिड लिखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्यूमुलेटिव परसेंट से भी नहीं मतलब है यहाँ पर, है ना, इस पर्टिकुलर केस में। तो क्लियर हो गया। फीमेल कितने परसेंट है बताओ, पढ़ के बताओ, बताओ कोई, अनु बताओ तुम, जी सर। पढ़ के बताओ मुझे, बताओ रेसिडेंस में, रेसिडेंस मतलब कौन कहाँ का रहने वाला है, कितने परसेंट लोग सेमी अर्बन के हैं, बताओ। इनके डेटा में कितने परसेंट लोग सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, पढ़ के बताओ जरा, टेबल देखूं आता है कि नहीं आता। देखता सर कौन बता पाता है तुम्हारे अलावा, तुम बताओ पहले। चलो सर सेमी अर्बन में 73% है सर। सेमी अर्बन में 73% लोग रहते हैं। जी सर। कहाँ, इसी में सर अनु जो लिखा हुआ है। जी सर। कहाँ लिखा है 73%? सेमी अर्बन में कहाँ लिखा है 73? मुझे तो नहीं दिख रहा 73, यहाँ तक कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। ये जो मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ उसमें देखो कहाँ दिख रहा है रेसिडेंस, RESID यस लिखा है। सर। चलो अनु यस सर, यस सर। म्यूट करो, उसी में सर लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके तुम्हारा सर। नंबर गया है ना, तुम नहीं बता पाए। क्यूमुलेटिव देख रहे हो तुम, क्यूमुलेटिव देख रहे हो। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, हमने कहा अभी पहले वाला बताया, क्यूमुलेटिव नहीं देखना है। फ्रीक्वेंसी और परसेंट लिखा हुआ सबसे पहले। जी जी सर, जी सर। सर चलो तुम्हें, 43% है। चलो वेरी गुड, 43%, चलो बहुत बढ़िया बताए। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि वो ऐड करता चला जाता है ना, वो जी ऐड सर। करता चला जाता है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब कौन बताएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, कौन बताएगा? प्रिया, कितने परसेंट यस लोग यस अर्बन एरिया में रहते हैं, इस डेटा में कितने परसेंट लोग अर्बन में रहते हैं? सर 27।
वेरी गुड, ठीक है, तुम्हें भी आ गया देखना। चलो वो क्या नाम उसका, आंशिका तुम बताओ, यस सर। रूरल कितने परसेंट लोग हैं? सर 30। चलो तुम्हें भी आ गया, ठीक। तो हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्टिव जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो जब कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, तो बस उन्हें हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं भाई कितने बार ये रिपीट हुई है, कितने मतलब हमारे पूरे डेटा में कितने परसेंट लोग क्या है ना, रूरल कितने हैं, सेमी अर्बन कितने हैं, अर्बन कितने हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉन मैट्रिक डेटा का मात्र हमने जोड़कर ये निकाला कि हमारे पूरे डेटा में कितना परसेंट शेयर रखते हैं अपने पास, परसेंटेज या नंबर्स में हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के मामले में मुझे बताओ कि अ, कोई एक बच्चा पूरा बताएगा, टेबल समझाएगा मुझे। एक्चुअली इन्होंने 100 टोटल लिए पार्टिसिपेंट, इसलिए जो भी फ्रीक्वेंसी है वही परसेंटेज बन जा रहा है, नहीं तो बाकी अब आप लोग और बच्चे जो रहोगे उनका डेटा डिफरेंट आएगा। चलो बताओ, कोई मुझे पूरी टेबल पढ़ के बताओ। निशा, निशा जायसवाल, आप एक भी क्लास नहीं है, चलो आप बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा तो आपको मैं गाइड कर दूंगा, है ना। चलो बताओ निशा, एजुकेशन वाली टेबल पढ़ के बताओ। सीमा, आप बताओ। सीमा, यस सर। पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सर इसमें टोटल डेटा 100 है, जिसमें से जो है 30 जो है इंटरमीडिएट्स के हैं, और अंडर ग्रेजुएट के 69 है, और पीजी का एक मतलब पार्टिसिपेंट है, ठीक है, और चलो उसी का जो है वेरी 30% गुड, गया। आ गया आप लोगों को आ गया, मैं मान के चलता हूँ। तो ठीक है, फिर हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि जिन चीजों को हम जोड़ करके उनका एवरेज वगैरह नहीं निकाल सकते, जो कि कैटेगरी के फॉर्म में है, उन्हें बस हम क्या देखते हैं कि वो कितने प्रतिशत मात्रा में है या कितने नंबर्स में है, बस इतना ही हम लोग जान सकते हैं उनके बारे में। तो ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हम लोगों ने सीख लिया। अब उसमें जैसे जाहिर सी बात है, हमारे पास डेटा में देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, जेंडर है हमारे पास, जेंडर कैटेगरी होता है, ठीक है, रेसिडेंस भी कैटेगरी होता है, एजुकेशन भी कैटेगरी होता है, आप टाइप ऑफ फैमिली, आप न्यूक्लियर के ज्वाइंट हो। तो हम लोग यही सब चीजें जान सकते हैं कि भाई कितने प्रतिशत कौन किस संख्या में है, क्या है, तो यही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जितने भी इस तरह के वेरिएबल हैं जो लाइक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल हैं या कैटेगरी के फॉर्म में हैं या फिर दूसरे शब्दों में नॉन मेट्रिक टाइप के हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, उनका केवल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, तो ये सारे हो गए। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ एज, दिख रहा है एज, एज आपका मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है? मैट्रिक जिनको नापा जा सके, हाँ बताओ सीमा। नॉन मैट्रिक है। एज बेटा मैट्रिक होगा, ठीक है। एज का हम लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक। एज जो है, दो एज के पॉइंट के बीच में कितने भी एज आ सकती हैं, 20 और 21 साल के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, कितने एजेस आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये मैट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखा करो सब चीजों का। जो कैटेगरीज होती है उनके बीच में कोई नहीं आ सकता, मेल और फीमेल के बीच में कोई आ सकता है क्या? कोई रूरल अर्बन के बीच में आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन नो एज सर। जो है वो स्केल के फॉर्म में है, हम लोग क्या इसे कितना भी मेजर कर सकते हैं। चलो ये चीज ध्यान रखो, थोड़ा मैट्रिक नॉन मैट्रिक ये सारे वर्ड्स दिमाग में होने चाहिए। तो इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव निकाल लेते हैं, ठीक। चलो देखते हैं क्या निकलेगा। एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव पे गए, फ्रीक्वेंसीज पे गए, क्लियर कर दिए। अच्छा, एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव गए, आप फ्रीक्वेंसी पे चाहे चले जाओ तब भी मतलब कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे भी मिल जाते हैं, ठीक। तो दोनों बात वही होती है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या है कि उसमें को बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। चलो फ्रीक्वेंसी से एक बार निकाल के दिखाता हूँ, एक बार उस तरीके से निकालता हूँ। फ्रीक्वेंसी पे गए और इन सबको वेरिएबल्स को हमने बाहर किया, एज को हमने ले लिया, ठीक, एज। अब अगर यहाँ पर ओके करूंगा तो एज को एक काउंट कर देगा, 20 साल कितने लोग हैं, 21 साल कितने लोग हैं। लेकिन हमें और भी डिटेल चाहिए, हमें मीन एज चाहिए। मीन तो पता ही होगा, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मीन आपको पता होगा, मीडियन भी पता होगा, मोड भी पता होगा, तो हमें मीन चाहिए। इसके अलावा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हमने यहाँ क्लिक कर लिया। मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, हाँ, कि मिनिमम एज कितनी, मैक्सिमम कितनी है।
और स्क्यूनेस कर्टोसिस भी आप देख सकते हो, लेकिन अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन क्लास है। तो बस सिंपल मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम मिनिमम, कंटिन्यू एंड जस्ट प्रेस ओके। हियर इज द टेबल। चलो कौन पढ़ के बताएगा भाई? बताओ, क्वेश्चन है मेरा कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है इनके पार्टिसिपेंट की, कोई बताएगा? मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है? सर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 22 मैक्सिमम है। 22। वेरी गुड। तो आप लोग चलो आगे इतना पढ़ना है ना कि हाँ चलो मिनिमम भाई 18 है और मैक्सिमम इनका 20, 18 से 22 साल के सारे लोग हैं इनके डेटा में। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछे अच्छा एवरेज कितना है ना, एवरेज एज कितनी है इनके जो भी पार्टिसिपेंट थे, बताओ। सर 19.5 साल हाँ ठीक लगभग है, ये 19। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो 19.67 एग्जैक्टली। और नहीं तो ऐसे कह सकते हो कि 19 पॉइंट मतलब 19.5 के आसपास है ना ऐसे। लेकिन कभी भी ऐसे बोलोगे तो 19.67, ठीक। तो 19.67 है, इसका मतलब कि इधर कम एज वाले ज्यादा है ना, तो मिनिमम रेंज की साइड में सारे लोग हैं, मैक्सिमम 18 के। चलो इतनी जानकारी मिल गई। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1.356। 86। 1 पॉइंट, हाँ ठीक। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मीन के आसपास ये नहीं है, ठीक। सब हो सकता है कि मीन कितना भी हो लेकिन उसके पॉइंट के आसपास बाकी लोग नहीं डिसाइड करते, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब कि हाँ 19 के आसपास ही सारे लोग फॉल कर रहे हैं। तो ये जानकारी हमको मिल गई। अब मुझे बताओ, नीचे देखो एज लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज लिखा है। तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस एज की है? सर 19 है इसमें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 ईयर के जो लोग हैं वो 27 हैं। इनके 100 में से 27 लोग 19 साल के हैं, 24 लोग 18 साल के हैं, ठीक है। और 20 एज के 21 लोग हैं। ऐसे 14 लोग हैं जिन्होंने अपनी एज 21 बताई। ऐसे 14 और लोग हैं जिन्होंने अपनी एज 22 बताई। तो ये जानकारी हमें मिल गई भाई, है ना। तो बस हमें ये चीज पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकाली है कौन से लोगों का, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाली है वो कौन से वेरिएबल्स का है? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का, ठीक है। डेमोग्राफिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? पिछली क्लासेस में मैंने बताया, डेमोग्राफिक वेरिएबल से क्या समझते हो? कोई बताओ, डेमोग्राफिक वेरिएबल से क्या समझते पार्टिसिपेंट हो? जेंडर क्या डेमोग्राफिक है, वेरिएबल्स रेस का क्या है। मतलब होता है कि जो ऐसे वेरिएबल जो आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। जैसे किसी का नाम क्या है, किसी का नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, रहता कहाँ है। डेमोग्राफिक वेरिएबल मीनिंग्स देखते हैं क्या नेट बताता है, इंटरनेट, है ना। देखो, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऐसे करेक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के जिनका प्रयोग किया था डिस्क्राइब करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। एनालाइज इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक। तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब कैटेगरी में डालने के लिए, एक एक पल मतलब जो मैंने अभी बताया था आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक वेरिएबल का हम लोगों ने सारा क्या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाल लिया है, ठीक। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल जो हमारे पास थे, ये जो हमने सम करके निकाला है, इनका भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। सारे हमारे जो भी वेरिएबल निकल के आए थे, ओवर थिंकिंग से लेकर जितनी सारी डायमेंशन है, फिर इनका टोटल है। उसके बाद फिर दूसरी स्केल के सारे डायमेंशन और टोटल है, और तीसरी स्केल का मात्र टोटल है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं थी। तो इनका भी क्या हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकालेंगे। चलो और करके देखते हैं। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हैं किसका? साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का। एनालाइज पे गए,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में है, फ्रीक्वेंसी से भी निकाल सकते हो, और यहाँ दूसरा देखो ये पड़ा है डिस्क्रिप्टिव्स करके, यहाँ से भी निकाल सकते हो। चलो आप दूसरे वाले ऑप्शंस करके देखता हूँ कैसे निकालता है ये। ऑप्शन में क्या क्या मैं देख लूँ। ये देखो वही जो हम लोगों ने वहाँ टिक किया था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, वही चीज यहाँ पर भी देखो मिल रही है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, रेंज, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, सेम चीज है ना। बस आपको यहाँ पर जाकर के ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे जैसे निकाल लीजिए, चाहे उसी ऑप्शन से निकालिए, और चाहे फ्रीक्वेंसीज पे जाकर, चाहे डिस्क्रिप्टिव पे जाके। एक्सप्लोर में भी लगभग वही चीजें रहती हैं, दूसरे तरीके से रहती हैं ना। यहाँ पर क्या है, इसका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे। जब टी टेस्ट वगैरह लगाते हैं तब कैटेगरी वाइज जो हमें मीन निकालना होता है तब यूज करते हैं। तो चलो अभी तो पहले वाले ऑप्शन से निकालते हैं ना, क्यों नए ऑप्शन छेड़े आप लोग सामने। अभी के लिए पुराने ही ऑप्शंस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर गए एनालाइज पे, एनालाइज पे डिस्क्रिप्टिव पे, फिर फ्रीक्वेंसी पे चले गए। क्या क्या हमें सिलेक्ट करना है, चलो देखते हैं। हमें चाहिए नीचे गए हम लोग, यहाँ पर स्क्रॉल करके ओवर थिंकिंग, अफेक्टिव एंजाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, फियर ऑफ जजमेंट, ये सब कुछ हम सिलेक्ट कर लिए। तो हम यहाँ से कहाँ से, ओवर थिंकिंग से लेकर ये सेल्फ स्टीम टोटल तक, शिफ्ट एंड सेलेक्ट, इस वाले मीनू में ले आए। और स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं क्या क्या है। मीन चाहिए मुझे, मीडियन नहीं चाहिए, मोड भी नहीं चाहिए, सम नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी टिक चेक मार्क लगा है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, इतना ही चाहिए। स्क्यूनेस कर्टोसिस अगर दिखाना हो तो दिखा भी सकते हो, ठीक है। अभी के लिए निकाल लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो दिखाइएगा, नहीं तो बस चलो मीन चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्क्यूनेस कर्टोसिस भी आप लोग दिखा सकते हो। जस्ट प्रेस ओके। चार्ट पे क्या है, बार चार्ट, पाई चार्ट, जरूरत नहीं इसकी, नहीं तो इसको ही बनवा देते। फॉर्मेट की भी जरूरत नहीं, बस जस्ट प्रेस ओके। चलो बताओ मुझे। और ये मैं पूछ रहा हूँ ओवर थिंकिंग का मीन कितना है। बताओ ओवर थिंकिंग का मीन कितना है। 9.97। ओवर थिंकिंग का अगर हम लोग मीन देखें तो हाँ, तो आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ओवर थिंकिंग लिखा है, सारे कॉलम्स जितने भी हैं उनके सबसे पहला जो सेल है इसमें सारे दिए गए हैं आपके वेरिएबल्स के नाम, और लेफ्ट साइड इनके बारे में जानकारी क्या चीज दी गई। देखो यहाँ वैलिड 100 वैलिड, मतलब सारे जो है, कोई भी मिसिंग इसमें नहीं है, मिसिंग 0 हो गए। मीन हमारा कितना ओवर थिंकिंग का 9 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2.23 है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब अपने आप से आप लोग पढ़ो जा करके, है ना। स्टैटिस्टिक्स क्लास में अगर पढ़ाया हो तो आप लोग समझ रहे होगे। स्क्यूनेस क्या है आपका, ये कर्टोसिस क्या है, चाहो रिपोर्ट कर सकते हो। मिनिमम मिनिमम स्कोर 6 है, मैक्सिमम 16 है, ऐसे करके आप लोग मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो। तो ये आपके पास जानकारी आ गई हर एक वेरिएबल की। इसका मीन आ गया, हमें जरूरत है मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये मस्ट है। बाकी आप लोग चाहो तो ये भी रिपोर्ट कर सकते हो, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, एंड मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हो। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है कि कितनी बार ये इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग में कितने लोग 6 स्कोर करे हैं, कितने लोग 7 स्कोर पाए हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें इसी टेबल की जरूरत थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, तो हमें बस ये जानकारी चाहिए थी। ये एक्स्ट्रा सब कुछ इसने निकाल दिया है। अब अगर हम लोग एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, और फ्रीक्वेंसीज वाले ऑप्शन पे जाकर के हमने निकाला है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव चले जाएं तब ये सारी अतिरिक्त जानकारी नहीं आएगी, ठीक है। तो सारे जितने कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी के बजाय डिस्क्रिप्टिव से निकालते हैं, तो थोड़ा टेबल क्लीन से बनती है। यहाँ पर हमने देख लिया ये चीज चाहिए, ठीक है। जस्ट प्रेस ओके एंड हियर इट इज। अब देखो ये वाली टेबल एक बार में इसने बना दी, थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनाई है इसने। एक साइड में सारे वेरिएबल कर दिए, और कॉलम्स में जो है उनकी वैल्यूज कर दी। इनकी जरूरत थी नहीं हमें, तो हमें इसकी जरूरत थी, तो डायरेक्ट एक बार में बन के आ गया, मिनिमम मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम चीज है। 9.97 ओवर थिंकिंग का देखो मीन आया था ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। बस मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिखाना उचित समझा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि, है ना, कि कितने टाइप के होते हैं, क्या चीजें होती हैं।
इतना हो गया। हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल की एक टेबल सीख ली बनाना। टेबल में क्या क्या यूज करेंगे, क्या वैल्यूज आएंगी, वो हमने निकालना सीख लिया। दूसरा हमने सीख लिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल, है ना, जो हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो आ गई। अब तीसरी टेबल आपकी जस्ट कोरिलेशन की बनेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे फिर से, और यहाँ पर देखते हैं बाईवेरिएट कोरिलेशन लिखा है क्या? ये देखो यहाँ कोरिलेशन लिखा है ना, कोरिलेट। कोरिलेट पे गए तो एक और पॉपअप विंडो आ गई, क्या लिखा? बाईवेरिएट। हम लोग क्या है, बाईवेरिएट कोरिलेशन कर रहे हैं। कोरिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पियर्सन का आर पढ़ा होगा, स्पीयरमैन का पढ़ा होगा, पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन आपने पढ़े होंगे, और भी बहुत सारे कोरिलेशन होते हैं, है ना। तो हम लोग बाईवेरिएट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये देखो यहाँ पर ये पियर्सन पे चेक मार्क लगा है, वही हमें यूज करना है, ठीक, हमें वही चाहिए था, तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। कोरिलेशन हमें किनके बीच में चाहिए? हमें इन जो वेरिएबल्स हैं हमारे, जितने डायमेंशन है वो, और ओवरऑल हमें ये सारे चाहिए। तो वो यहाँ ओवर थिंकिंग से लेकर हम लोगों ने लास्ट तक कैसे चेक कर लिया, सारे सिलेक्ट कर लिए, बॉक्स में लेकर आए, ऑप्शन पे गए, यहाँ पर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देता है, जरूरत नहीं फिलहाल हमें। एंड जस्ट टू टेल, ठीक है, फ्लैग सिग्निफिकेंट, जस्ट प्रेस ओके। ये देखिए हमारे पास टेबल आ गई। ओवर थिंकिंग के साथ वन को रिलेशन है, जाहिर सी बात है। तो ये बीच में जो डायगोनल होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, डायगोनल होता है ऐसे, इसमें वन 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 लिखा हुआ है, क्योंकि ओवर थिंकिंग दोनों परफेक्टली कोरिलेट करेंगे, इसलिए वन, और इसका कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखो। अभी मैं थोड़ा सा टेबल ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स टाइप की दिख रही है, इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। इसके लिए हम लोग टेबल पर डबल क्लिक करेंगे और एक पॉपअप विंडो आ गई, इस पे हम पेविएट पे जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पेविटिंग ट्रेस लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे, और स्टैटिस्टिक्स को कैप्चर करके माउस की सहायता से, कर्सर की सहायता से इसको ले आके बाहर एक विंडो है, इस पे हम छोड़ देंगे, और अब टेबल थोड़ी सी क्लीन दिख रही होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोग, अब ये हमारे पास क्या है, टेबल आ गई कोरिलेशन की। इसी कोरिलेशन टेबल को आपको अपने रिजल्ट में बनाना है, ठीक है, इसी को आपको बनाना है, और इसको इंटरप्रेट करना हम लोग चलो सीखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लीन सा आपको दिखाने के लिए। कॉपी एज एक्सेल वर्कशीट, प्लेन टेक्स्ट, इमेज, तो मैं ऐसे ही कॉपी सिंपल कर लेता हूँ, देखता हूँ, अगर नहीं सही आएगा तो दोबारा कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मैंने एक्सेल ओपन किया है। एक्सेल ओपन करने के बाद केवल क्लीन डेटा शो करने के लिए ऐसा मैंने किया है। दिख रहा है सबको सही से? ठीक है। अब देखो, जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है ना, उनके अंदर देखो ये इसका कोरिलेशन अफेक्टिव एंजाइटी के साथ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट है। मतलब जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको भावनात्मक रूप से एंजाइटी महसूस हुआ करती है। ठीक, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, तो ये ओवर थिंकिंग के सिम्टम होते हैं। वो बेमतलब को किसी बात को लेकर रिपीटेडली ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा करते हैं। तो ऐसे लोग भावनात्मक रूप से एंजाइटी महसूस करते हैं। सही बात है, कोई गलत बात तो है नहीं। सही निकल के आया कि नहीं निकल के आया? क्या लिखा है? 0.245, और स्टार लगा तो दैट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब इसका महत्व है, ठीक है। पी वैल्यू उसकी 0.05 से नीचे है। सुन रहे हैं मेरे ध्यान से? तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसे लोग भावनात्मक रूप से एंजाइटी महसूस करते हैं। और ऐसे ही लोग जो होते हैं जो प्रोकास्टिनेशन करते हैं, मतलब जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो अपने काम को टालते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग हो, कई स्टूडेंट्स हो, कई लोग, तो जो लोग बहुत ज्यादा चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थिंक किया करते हैं, तो उनका काम नहीं हो पाता। तो उससे आज नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, टेंशन रहती है उनके दिमाग में, कहीं करेंगे, सही से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा,
है ना, सब कुछ पहले क्लियर हो जाए तब हम करेंगे, ऐसे करके वो प्रोकास्टिनेट किया करते हैं। ऐसे ही लोग जो ओवर थिंक करते हैं वो फियर ऑफ जजमेंट से प्रभावित रहते हैं, कि मुझे अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा, इनके अंदर ज्यादा होता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो फियर ऑफ जजमेंट से परेशान रहते हैं। फिर कहता है कि अब ये भी सिग्निफिकेंट है, ओवर थिंकिंग के लोग क्या फिजिकल सिम्टम दिखाते हैं कुछ, तो कहता नहीं। भले यहाँ कोरिलेशन माइनस करके है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बाई चांस आया है, तो इससे हम लीव कर देंगे। ओवर थिंकिंग को फिजिकल सिम्टम नहीं सिग्निफिकेंटली नहीं होता। फिर आगे लिखा है कोपिंग डिफिकल्टी, क्या लोग जिन पे ओवर थिंक होती है वो कोपिंग डिफिकल्टी होती है, तो कहता नहीं होती, क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, उनको कोपिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोपिंग करने से। फिर लिखा है टोटल, अब ये इसलिए हाई कोरिलेशन है क्योंकि ये डायमेंशन अपने टोटल से तो कोरिलेट होगी ही, तो इसे छोड़ दो क्योंकि इसी का टोटल है। आगे क्या है, विगर, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं क्या उनके अंदर एनर्जी ज्यादा रहती काम करने की, नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। डेडिकेशन, नहीं, उनका डेडिकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने काम पे डेडिकेट, मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से डेडिकेशन के साथ कोई उनका रिलेशन आता ही नहीं। वो अपने काम में क्या खो पाते हैं, बिल्कुल नहीं खो पाते। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। ऐसे करके देखो, फिर अफेक्टिव एंजाइटी का आएगा, सबके साथ हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन का आएगा। तो ऐसे करके हमारे पास सभी चीजों का एक दूसरे के साथ रिलेशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी हमें क्या मेन इन पे फोकस करना है, लाइक विगर, डेडिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि ये हमारा यही देखना था। तो चलो पहले हम देखते हैं टोटल के साथ। अगर वर्क एंगेजमेंट, जो स्टडी वर्क एंगेजमेंट है, उस वो किसके साथ सिग्निफिकेंट आया है, मात्र ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये है और ये, ठीक, बाकी सारा नहीं। तो जिनके अंदर वर्क एंगेजमेंट हाई रहता है, जिनको अपने काम में अच्छा लगता है, वो लोग फियर ऑफ जजमेंट, जिनके अंदर फियर ऑफ जजमेंट रहता है कि मुझे अच्छा माना जाएगा कि खराब माना जाएगा, वो उनका वर्क एंगेजमेंट अच्छा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये रिजल्ट हमारा ही निकल के आया कि जिनको इस बात का डर रहता है कि उनके बारे में अच्छा माना जाएगा कि खराब माना जाएगा, उनका वैल्यूएशन कैसा होगा, उनको ये डर रहता है कि मुझे कैसे लोग जज करेंगे, तो उनका वर्क एंगेजमेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे जो बच्चे सोचते हैं कि सर क्या सोचेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो मुझे काम करना है, तो वो इंगेज रहते हैं ना, जिनको चिंता होती है। और जिनको चिंता नहीं होती है, जिनको कोई टेंशन नहीं होती, हाँ जो सोचे वो सोचे, जिसको जो कंक्लूजन निकाल निकाल दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे लोगों का देखा गया है कि भाई लाइक वर्क एंगेजमेंट जो है वो कम होगा, या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा बिगर डेडिकेशन एब्जॉर्प्शन का कोरिलेशन आया है, तो ये तो अपनी ही डायमेंशन है, इन्हीं की खुद की है, तो इसके साथ तो आएगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बस अगर हम लोग बात करें कि वर्क एंगेजमेंट किसके अंदर हाई रहेगा, तो मात्र एक चीज आई हमारे पास, फियर ऑफ जजमेंट। बाकी हमारे डेटा में ओवर थिंकिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आप क्या अच्छा काम करोगे, नहीं। आप परेशान रहते हो, भावनात्मक रूप से एंजाइटी फील करते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम टालते हो तो क्या काम में मन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हाँ, फियर ऑफ जजमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वर्क एंगेजमेंट, हमारे कॉलेज के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने टिक लगाया है, वो यही बताते हैं कि अगर भैया हमको चिंता होगी दूसरों की नजर में कि क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, तभी वो काम करते हैं। सही बात है क्या, किसका डेटा है ये, कितना अजीब सा है ना। सेल्फ स्टीम से भी कोई मतलब नहीं है, टोटल सेल्फ स्टीम इनका अधिक है कि कम है, इससे कोई इनका काम पे प्रभाव नहीं पड़ता। नीचे देखो ये इनसिग्निफिकेंट आया वो डेटा। तो कोरिलेशन में हम लोगों ने ये चीज देखा। समझ में आ रहा है नहीं, कोई बताओ किसका डेटा है ये, एक्सप्लेन करो। सर तो प्रिया, ऐसा होता है क्या भाई, ग्रेजुएशन बच्चे ऐसा कर रहे हैं क्या, फियर ऑफ जजमेंट के कारण वो अपना काम कर रहे हैं, उनका मन लगता है काम करने में? तुम लोगों का क्या हाल है? हम्म, सर बच्चों ने सही से डेटा दिया कि ऐसे ही टिक कर दिया? सर दिया है सब, पता नहीं सर अब उन लोगों ने क्या किया है। लेकिन यही निकल के आया है। तो अगर ये रिजल्ट सही है तो फिर ठीक है, फिर फियर ऑफ जजमेंट बढ़ाया जाएगा बच्चों के अंदर में। कंक्लूजन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बताओ, कि बच्चों के अंदर में अगर हम फियर ऑफ जजमेंट बढ़ा दें तो वो अच्छा काम करेंगे। हम्म, फिलहाल एक कोरिलेशन स्टडी है, तो कोरिलेशन इज नॉट कजेशन,
कॉजेशन ठीक है, पढ़े होंगे, अगर इस सब से पढ़े होंगे तो कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आइडिया ले सकते हैं कि जिनके अंदर भाई ये है कि हाँ वो डरते हैं कि मतलब उनको जजमेंट का वो है डर कि कहीं ऐसा, फियर ऑफ जजमेंट से क्या समझते हो? फियर ऑफ जजमेंट क्या समझते हो? आपका वेरिएबल है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? आप ही बताओगे? बताओ क्या है फियर ऑफ जजमेंट? The fear of judgment is a common psychological phenomena rooted in evolutionary survival instinct impacting, अरे है क्या ये चीज? फियर, हाँ, द फियर ऑफ जजमेंट इसको इसी को बोलते हैं फियर ऑफ निगेटिव वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें डर रहता है आदमी को कहीं मुझे नकारात्मक रूप से ना लोग देखने लगे। ठीक है, जैसे कहीं स्टूडेंट का अगर मामला है तो कहीं सर हमें निगेटिव आदमी ना समझने लगे, निगेटिव स्टूडेंट ना समझने लगे, है ना, कि ये सही स्टूडेंट है नहीं, पढ़ता वढ़ता है नहीं, अपने काम में रहता नहीं है, तो ऐसा टाइप का ना समझने लगे, है ना। तो ऐसे करके ये है आपका फियर ऑफ जजमेंट, यही है कि कुछ और है? अगर अलग तरीके डिफाइन हुआ है तो भाई अलग बात है। आगे क्या कहता है कि एनजाइटी होती है, भय इनके अंदर आ जाता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये बहुत सारे लाइफ में, आपको लाइफ के कई एस्पेक्ट में दिखाई पड़ता है, जैसे सोशल सिचुएशन में हो सकता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में पढ़ाई लिखाई करते हुए जॉब करते हो वहाँ क्या सोचें, पर्सनल रिलेशनशिप में आप लाइक पति पत्नी हो तो एक दूसरे के बारे में ऐसा है कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप में होता है। तो ये सारी, इसमें क्या होता है कि फिर अवॉइडेंस बिहेवियर आदमी करता है। आदमी क्या है, गायब गायब रहता है, बता रहे हैं कि भाई चीजों से मिसिंग रहता है, ज्यादा पार्टीज नहीं करेगा, लोगों से नजर बचा के निकल जाएगा, ऐसा टाइप का सेल्फ डाउट, अपने बारे में सोचते रहते हैं ऐसे लोग कि मैं सही आदमी हूँ कि नहीं, मैं गलत तो नहीं हूँ। एंड ए रिलक्टेंस टू एक्सप्रेस वन सेल्फ ऑथेंटिसिटी, और ऐसे लोग बचते हैं अपने आप को जैसे वो होते हैं वैसे ही दर्शाने से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको दाल चावल खाने का मन है, किसी होटल गए, अब आप वहां पर जाकर के एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप बचा के चलोगे कि कहीं लोग जाने ना मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो लोग दूसरा खा रहे होंगे वही खा लोगे। लेकिन जिस आदमी के अंदर ये सेल्फ डाउट नहीं बोलेगा, मुझे फियर ऑफ निगेटिव इवेल्युएशन नहीं बोलेगा, मुझे तो दाल चावल खाना है, मुझे तो चोखा बाटी खानी है, मुझे तो ये खाना है ना, मुझे और कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ चावल चावल खाने के लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे बस राइस एंड ये खाना है। और कुछ लोग क्या है, खूब सारा खाना लेंगे केवल ये दिखाने के लिए कि अ, तो फियर ऑफ निगेटिव इवेल्युएशन जिनके अंदर ज्यादा रहता है, आपका डेटा वो बोलता है कि उनका वर्क एंगेजमेंट अधिक निकल के आया, अब वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये है आपका रिजल्ट, इसी टेबल को आपको बना लेनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये जो आउटपुट है आपका, इसी आउटपुट को देख देख करके आप अपनी सारी टेबल्स बनाओगे। टेबल्स का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे मैं आपके भेज दूंगा, जो पुरानी फाइल वगैरह होंगी उनमें देख लेना, है ना। वैसे मेरे पास है, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, ओके वेट सर। इसी समय दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैंने अनिमेश को भेजी थी, उसी को देखता हूँ, वही मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यही मतलब पहले आप क्या करोगे, डेटा फीड कर लोगे, डेटा फीड कर चुके हो, डेटा एनालाइज कर लोगे, एनालाइज करने के बाद फिर आपको उसी को देख देख करके इसमें लिखना होगा। तो ये दिख रहा आपको, यस सर। अपनी फाइल में ऐसे बनेगी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पार्टिसिपेंट एन बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एज पड़ा हुआ है, नंबर एंड परसेंटेज पड़े हैं। ठीक, तो 21 से 30 ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपके में इतने कम लोग हैं कि आप डायरेक्ट यही लिख दोगे। ठीक है, कि 20 साल कितने लोग थे, 21 साल कितने थे, 18 19 20 21, है ना। तो ऐसे करके आप इधर एज इन ईयर्स कर लोगे और नंबर एंड परसेंटेज कर लोगे, इस टाइप से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। देखो यहाँ पर जेंडर लिखा है, मेल फीमेल लिखा है, जेंडर के आगे 72 30 लिखा हुआ है, ठीक, और परसेंटेज में लिखा हुआ है, तुम्हारे तो 100 100 है, तो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं तो वही परसेंटेज हो जाएगा।
फिर देखो ये हो गया आपका एज, जेंडर, एजुकेशन हो गया, है ना। मैरिटल स्टेटस तुम्हारे में है ही नहीं है क्योंकि सारे अनमैरिड हैं। वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तुम्हारे में। नेटिव प्लेस ये है रूरल, अर्बन एंड सेमी अर्बन, शायद ऐसा करके आपने बनाया है। टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर ज्वाइंट, ये भी आपका वेरिएबल है। रेट ऑफ हेल्थ हमने पूछा नहीं था। रिलीजियस बिलीफ हमने पूछा नहीं था। ये टेबल 1 हो गई आपकी। ऐसे हेडिंग पड़ जाए डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। टेबल 2 क्या है आपकी, शोइंग द डिस्क्रिप्टिव। टेबल 2 यहाँ पर है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, showing the descriptive of predictor and criterion variable, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया। और आपके पास क्या है कि वेरिएबल्स आपका ये पहला हो गया, आपका कौन सा था, एकेडमिक एंजाइटी स्केल, AAS ऐसे करके लिख दोगे। उसके अंदर जो 4 डायमेंशन है वो आपने लिख दिया, मिनिमम लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया, मीन और एचडी निकाल दी, ऐसे करके लिख दिया। क्लियर। उस टेबल से छांट छांट करके इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल होगा आपके हिसाब से, समझ लीजिएगा। यहाँ मेन वेरिएबल है जो बोल्ड में है, और ये इनके डायमेंशंस हैं। और यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस था WLB, और इसका जो है कोई डायमेंशन नहीं था, तो WLB डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे डेटा लिख दिया गया। ठीक। वर्क एंगेजमेंट तुम्हारा स्टडी वर्क एंगेजमेंट है, तो ये UTWE ऐसे करके है जो भी, तो वो लिख दोगे, और फिर उसके बाद ऐसे कर दोगे। 3 वेरिएबल आपके जैसे इसमें है ऐसे कर दोगे। और फिर नीचे देखो ब्रैकेट, इसमें लिखा है हियर PPF इक्वल टू, मतलब मींस पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, WLB वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे करके यहाँ पर डिटेल WE बराबर वर्क एंगेजमेंट, ऐसे करके आप बॉटम में आप एक छोटा सा लिख देते हो। ये आपकी दूसरी टेबल हो गई। ठीक है। तीसरी टेबल आपकी क्या रहेगी भाई, कोरिलेशन वाली टेबल रहेगी। अब इन्होंने ऐसे करके बनाया है, लेकिन आप दूसरे तरीके से बनाओगे। ठीक है। आप लोग जो टेबल हमने आपको SPSS में दिखाई है, जो एक्सेल पे हमने दिखाई है, आप उसको वैसे ही बना दोगे। ठीक है। और थोड़ा सा आ जाना तो मैं थोड़ा उसमें चेंज कराऊंगा टेबल में, तो टेबल हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे लिखोगे द रिजल्ट shows that gender where one, ऐसे करके इसको पढ़ देना। जो टेबल है उसी का यहाँ पर नीचे जो है डिटेलिंग करी गई है। ये लिखने का पर्टिकुलर तरीका, यही तरीका आपका रहेगा। बाकी इन्होंने फिर रिग्रेशन वगैरह लगाया है, वो आपके कोर्स में नहीं है, अभी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। ठीक है। तो इसको मैं अभी सेव करके आपको अभी भेज देता हूँ फाइल। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सेव एज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। प्रेजेंटेशन प्रिया, आउटपुट 1। अब देखो यहाँ पर ये जो आउटपुट 1.stv नाम से आपको मिलेगी। ठीक है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ, उसी फोल्डर में मैंने जहाँ सेव किया वहां वो मिल जाएगी मुझे। ठीक है। डिजर्टेशन, ये मेरे पास डिजर्टेशन का मटेरियल इनका प्रिया, और ये देखो यहाँ पर आउटपुट डॉट ये मिल गया है ना, SPV। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। इस पर जब क्लिक करोगे तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा आपके उसमें, और आप इसे देख सकोगे। मैं एक चीज और देखता हूँ, क्या इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ क्या, एक्सेल के फॉर्मेट में? चलो देखते हैं, या PDF के फॉर्म में सेव हो जाए तो कोई भी इसको ओपन कर पाएगा ना। फाइल, सेव एज, यहाँ पर देखो सेव एज टाइप में पड़ा है, इसको यहाँ क्लिक किए। HTML मतलब ब्राउजर के फॉर्मेट में, SPV HTML, क्या लिखा है, कॉन्गो एक्टिव रिपोर्ट, ये छोड़ो, मैं HTM वेब वाले में कर देता हूँ। ठीक। HTML में क्या है कि फिर ये वेब ब्राउजर में खुल जाएगा कम से कम। ठीक है। क्रोम वगैरह में भी खुल जाएगा। ठीक, चलो देखता हूँ कैसे होता है। सेव हो गया होगा वहीं पर, उसी फोल्डर में देखता हूँ सेव हुआ कि नहीं हुआ।
माइक्रोसॉफ्ट एस से खोल दो, हाँ खोल दो। अब SPSS नहीं भी इंस्टॉल होगा तब भी ये खुल जाएगा। अब देखो बढ़िया से खुल तो गया। ये फ्रीक्वेंसी देखो पड़ी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ क्लिक भी कर सकते हो ऐसे करके। लॉग, स्टैटिस्टिक्स, एज, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आ गया ऐसे करके। कोरिलेशन टेबल, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है। फिर जिनके लैपटॉप में नहीं से वो है ना। ये क्या है, अगर ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ये कंटिन्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों फॉर्मेट में सेव भेज देता हूँ सेव करके, ठीक है। एक चीज और देख लेता हूँ, एक चीज छूट गया है। कोरिलेशन एक और बना लेना, एनालाइज से कोरिलेट बाय वेरिएट। जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं, क्या इनका कोई कोरिलेशन है हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ? टॉपिक बोलो, अपना टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक बोलो किसका है ये? सर टॉपिक मतलब जो 3 वेरिएबल लिए थे। अरे टॉपिक का मतलब नहीं पता है, वो हेडलाइन क्या है तुम्हारे उसकी पूरी थीसिस की, रोल ऑफ ऐसे करके जो बनता है। सर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बर्नआउट। कंसिक्वेंसेस, सॉरी सर। है ना। कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है, मतलब पढ़ोगे तो आएगा ना। टोटल के साथ देख लो, जिसके साथ देख लो। ये थोड़ा एडवांस तरीका है जो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इससे मत परेशान होना फिलहाल। जब आप बार बार ट्राई करोगे सब चीज़ें आ जाएगी, तब आप लोग भी कर पाओगे। चलो ठीक है, फिर इसको भी बना लेना, ठीक है। अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कोई सिग्निफिकेंट है? एज, जेंडर, रेसिडेंस, टाइप ऑफ फैमिली, ये है ना फिंगरप्रिंट। जो सिग्निफिकेंट होंगे उन पर डिस्कशन कर लेना, ठीक है। फेवरेट टेबल पे गए, पेज पे गए, स्टैटिस्टिक्स हमने बाहर कर दिया, ये वाली टेबल बन जाएगी, ठीक। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको भेजता हूँ, ठीक है। फाइल, सेव एज, HTML में मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एंड रिप्लेस। सेव एज, सेव, रिप्लेस। आप क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। सर जो 3 टेबल बनानी है, सर वो अभी पहले रफ में बना के आपको दिखाए, उसके बाद उसमें। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं, फिर से बोलो। सर मैं कह रही थी जो टेबल आपने बोली है बनाने के लिए, तो सर वो अभी रफ में बना के आपको दिखा दे। हाँ ठीक है, रफ में बना के फिर दिखा सकते हो, है ना। मुझे चाहे कॉलेज में आके दिखा दो, चाहे जैसे, है ना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, सर और कुछ पूछना है, जो पूछना है पूछो, फिर उसके बाद रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हो गई। ठीक जो सर पूछना है वो पूछ सकते भेज हो। दीजिए। क्या भेज दें? अच्छा हाँ ठीक, भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ तुरंत, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, तो सारे लोग कर लो जल्दी से जल्दी काम, ठीक है, क्योंकि काफी लेट हो रहा है। आज के लिए इतना ही। तो अगर ये रिकॉर्ड हो गई हुई क्लास, मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, तो रिकॉर्डेड क्लास जो रहेगी मैं उसको अभी यूट्यूब पे डाल करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिनके पास लिंक रहेगी वो देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर आप लोग रिवीजन करना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एसपीसीएस वगैरह इंस्टॉल कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे आके दिखा करके कर लो, उसके बाद फिर खुद से ये सारी चीजें करना सीखो, खुद से करके बना लोगे, ठीक है। और एमएस वर्ड में जब आप लोग टेबल वगैरह बनाओगे तो दिक्कतें आएंगी, तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ टेबल जो दिखाया काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थोड़ा इतना क्वालिटी नहीं होगी तब भी वो चल जाएगा, लेकिन बस समझ में आना चाहिए कि क्या आप बताना चाहते हो, क्या मैसेज है जो आप लिखे हो, वो सब कुछ सही सा क्लियर समझ में आना चाहिए, बस इतना रिक्वायरमेंट है बेसिक। और बाकी अगर आप जितना एडवांस करना चाहो, मैं तो कहता हूँ कि जैसे दिखाया गया टेबल वैसे ही बनाना सीखो। आप यूट्यूब पे करके देखो कि कैसे कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं, एपीएफ फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, कैसे किसी लाइन को मिटाया जाता है, कैसे हाइड करा जाता है, ये सब चीज सीख लो, है ना। ये सब चीजें लाइफ टाइम आपके काम आएंगी, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह आप लोग करते रहते हो, तो ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। जो लैपटॉप वगैरह एक दूसरे का मिल जाए तो उस पर प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हो, और मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बनाओ। तो ग्रेजुएशन का काम वैसे भी काफी हल्का है, वो थोड़ा सा काम है, कुछ पेजेस में ही काम आपका हो जाएगा, तो इससे करके देखो, ठीक है। किसी को पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल जो है कॉलेज में आप लोग आके मुझे टाइम बता देना जब भी आते हो, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं इस समय, है ना। और जो बच्चे बिल्कुल गायब है क्लास से, जैसे निशा वगैरह अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं करी, तो आप लोग अगर निशा को चाहो तो हेल्प करो। फिलहाल मैं तो अनअवेलेबल हूँ, मेरी ऑनलाइन जो क्लास मैंने अभी पढ़ाई है घर पे बैठ के, वही आपको मैं दे रहा हूँ, वहीं से आप सीखो और करो काम। और आकर के मुझे भी रिपोर्ट करते रहो जहाँ जहाँ जैसे भी हो पाए, ठीक है। और आपस में मिलके काम करो जो भी है। अगर आप लोग कराना चाहो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।